हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे महत्वपूर्ण एक्ट और अधिनियम के बारे में। तो देखिए, आप सभी के साथ में मैं यहाँ पर पॉलिटी की सीरीज़ को स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सभी टॉपिक्स यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। थ्योरी और एमसीक्यू दोनों यहाँ पर रहेगा, यानी कि स्टार्टिंग में मैं आपको थ्योरी समझाऊंगी और उसके बाद में आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन सबको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो इन सभी लेक्चर्स को आपको देखना है, क्योंकि पूरी पॉलिटी सब्जेक्ट को यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। और आज के इस पहली क्लास में हम डिस्कस करेंगे महत्वपूर्ण एक्ट और अधिनियम के बारे में। तो बिना देरी करे शुरू कर लेते हैं वीडियो। और सबसे पहले हम जानते हैं कि भारत में संविधान का विकास कैसे हुआ, यानी कि जो उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट हुआ इंडिया में, उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने जैसे आपको बताया कि हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं भारत के संविधान का विकास, यानी कि भारत का संवैधानिक विकास ये कैसे हुआ। तो देखिए, आपने 1857 का रिवोल्ट ज़रूर सुना होगा, यानी कि 1857 की जो क्रांति थी, जो इतिहास में काफ़ी आपने चर्चित सुनी होगी। तो उसी से पहले और उसके बाद दो इवेंट यहाँ पर होते हैं, जिसके बाद में जो पूरा ये विकास है संविधान का, ये अलग अलग हो जाता है। वो कैसे? तो देखिए, 1857 से पहले जो चीज़ें हुआ करती थी भारत में ब्रिटिशर्स के लिए, वो अलग हुआ करती थी। लेकिन 1857 के बाद में जो चीज़ें हुई हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की, ब्रिटिश सरकार की, वो यहाँ पर थोड़ी अलग हुई हैं। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ हम जानेंगे किस चीज़ के बारे में, कि 1857 से पहले भारत में क्या हुआ, कंपनी ने क्या क्या रूल्स बनाए, ब्रिटिश सरकार ने क्या रेगुलेशन लगाए, उन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। यानी कि सिर्फ ये वाला पार्ट जो है आपका, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में जितने भी आपके अधिनियम पारित हुए हैं उन सभी को हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो एक फ्लो चार्ट अगर हम जानें तो उसके माध्यम से मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। उसके बाद यहाँ पर एक और छोटा सा एक्ट आपका आएगा, जिसको हम अमेंडिंग एक्ट के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे 1813 का चार्टर अधिनियम। फिर हम डिस्कस करने वाले हैं 1833 का अगेन चार्टर अधिनियम। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे 1853 का चार्टर अधिनियम। अब देखिए, 1853 के बाद और 1858 के बीच में यहाँ पर आ जाता है 1857, जिसमें हुई थी क्रांति 1857 की। तो सिर्फ आज के इस वीडियो में हम यहाँ से लेकर यहीं तक डिस्कस करने वाले हैं। और आप सभी को मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि चीज़ों को आपको रटना बिल्कुल नहीं है, बस हर एक चीज़ को आपको समझ के चलना है, ताकि वो लॉन्ग टर्म के लिए आपके माइंड में अच्छे से वो सेट हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे अब रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में, जो कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। अब इससे पहले आपको ये भी ध्यान रखना है कि 1857 से पहले जितनी भी चीज़ें हुई हैं उनको हम कंपनी के शासन के अंतर्गत मानते हैं, और 1857 के बाद में जो चीज़ें हुई हैं उनको हम क्राउन शासन के नाम से जानते हैं। तो ठीक है, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किसको, सिर्फ और सिर्फ कंपनी का शासन, जो कि हुआ है 1773 से लेकर 1858 के बीच में। जितने भी इम्पोर्टेंट एक्ट हैं उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो एक्ट हम डिस्कस करने वाले हैं ये है आपका रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, यानी कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो देखिए, अगर हम जानें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इस अधिनियम के तहत ही भारत में जो है केंद्रीय प्रशासन की नींव यहाँ पर रखी गई थी, यानी कि जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था भारत में, उसकी जो नींव थी वो इसी के दौरान रखी गई थी, इसी एक्ट के दौरान यहाँ पर रखी गई थी। इसके अलावा जो इसका उद्देश्य था इस अधिनियम का, वो ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य को नियंत्रित करना और साथ ही में उसको रेगुलेट करना। अब देखिए, एक्ट का नाम ही क्या है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो रेगुलेट करना है, यानी कि जितनी भी चीज़ें यहाँ पर अभी तक कंपनी कर रही हैं उन सभी के कार्यों को यहाँ पर रेगुलेट करना है। रेगुलेट कौन करेगा? तो रेगुलेट करेगी आपकी ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी कि ब्रिटिश सरकार यहाँ पर गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो यहाँ पर रेगुलेट करेगी। किसको रेगुलेट करेगी? तो वो यहाँ पर करेगी ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसका ईयर याद रखना है, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर हुई कि यहाँ पर जो एक केंद्रीय प्रशासन है उसकी नींव यहाँ पर रखी गई थी। दूसरी चीज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कुछ जो चीज़ें यहाँ पर हो रही थी भारत में, उनके कार्यों को कुछ हद तक नियंत्रित किया गया, उन पे रेगुलेशंस, कुछ रूल्स ये इम्पोज किए गए इस एक्ट के द्वारा ही। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके
इस एक्ट के द्वारा ही क्या हुआ कि कंपनी के जितने भी राजनीतिक और जो प्रशासनिक कार्य थे, मतलब कि जितने भी यहाँ पर पॉलिटिकल फंक्शन थे कंपनी के, या फिर जो भी एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन थे यहाँ पर कंपनी के, उन सभी को यहाँ पर पहली बार मान्यता दी गई कि हाँ, ये कंपनी ये वाला काम कर रही है जो कि इसके पॉलिटिकल डोमेन में आता है, और कंपनी ये वाला काम कर रही है जो इसके एडमिनिस्ट्रेशन डोमेन के अंदर आता है। तो इस तरीके से यहाँ पर एक क्लियर कट यहाँ पर क्या हुआ, विभाजन आप कह सकते हो कि यहाँ पर उनको मान्यता दी गई कि हाँ, ये कंपनी इस तरीके के यहाँ पर काम कर रही है। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर चीज़ होती है पहली, वो ये होती है कि जो बंगाल के गवर्नर थे, अब उनको जाना जाएगा बंगाल के गवर्नर जनरल के नाम से। यानी कि सिर्फ यहाँ पर जनरल शब्द का इस्तेमाल हुआ है, यानी कि उसको जोड़ दिया गया। पहले जिसको हम सिर्फ और सिर्फ बंगाल के गवर्नर के नाम से जानते थे, अब हम उन्हें जानेंगे बंगाल के गवर्नर जनरल के नाम से। ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करें गवर्नर जनरल की, कहाँ के, बंगाल के, तो अब उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको असिस्ट करने के लिए 4 सदस्यों की यहाँ पर एक कार्यकारी परिषद भी बनाई गई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपके लिए बनता है वो ये होता है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल ये कौन थे। तो ये थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। तो इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चे अक्सर यहाँ पर काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि पहले गवर्नर जनरल कौन थे, पहले गवर्नर कौन थे, पहले वाइसराय कौन थे। हालांकि इस पूरी वीडियो भी मैं आपके लिए लेके आऊँगी जिसमें सभी गवर्नर्स को हम डिस्कस करेंगे, क्या उनके पास पद थे, उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए आपको जानना है कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल ये थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर हुई थी कि इस एक्ट के द्वारा ही कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी सन 1974 में, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश यहाँ पर नियुक्त किए गए थे, जिनका नाम था एलिजा एम्फे। क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट बना था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, उसके मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या था। तो मुख्य न्यायाधीश का नाम ये था एलिजा एम्फे, ये आप ध्यान रखेंगे। और इसी के साथ साथ 3 अन्य न्यायाधीश भी जो थे वहाँ के सुप्रीम कोर्ट में उस समय पे स्थापित थे। सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर बना था, ये बना था कलकत्ता में। और आपको ये ध्यान रखना है कि जो आज की पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास में, उस टाइम के पास जो सुप्रीम कोर्ट था उसके पास उस टाइम पे उतनी पावर नहीं थी जितने की आज के समय में हमारी जुडिशरी को पावर यहाँ पर प्राप्त है। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, 1773 के एक्ट के कारण बना 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट, जिसके पहले जो पहले जो चीफ जस्टिस थे उनका नाम था एलिजा एम्फे। उसके बाद चीज़ें यहाँ पर आती है कि इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के जितने भी कर्मचारी थे उन पर यह भी बोला गया कि आप किसी से भी प्राइवेट रेड नहीं कर सकते हैं, किसी भी मूल निवासी से आप कोई भी गिफ्ट नहीं ले सकते हैं, कुछ भी आप यहाँ पर रिश्वत नहीं ले सकते। इन सभी चीज़ों पर यहाँ पर अंकुश लगाया गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की यहाँ पर एक बॉडी बनाई गई। उसका कार्य क्या था कि उसका कार्य ये था कि कंपनी कुछ भी अगर कार्य करती है, अगर राजस्व का, नागरिक का, सैन्य का, तो उन सभी मामलों की जानकारी वो उस कंपनी को देनी पड़ेगी, किसे, ब्रिटिश सरकार को। तो इसीलिए ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पर अपॉइंट किया गया किसको, ये था आपका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर है जो तो आपको पता होने ही चाहिए, जैसे कि कलकत्ता वाला कि सुप्रीम कोर्ट कहाँ बना, गवर्नर जनरल के नाम से जो मैंने आपको बताया वो पॉइंट, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो अक्सर एग्जाम्स में देखने के लिए मिल जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर थे उन्हें बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। पहले क्या था कि तीनों की तीनों प्रेसिडेंसी ये अलग अलग कार्य करती थी। जैसे कि 3 प्रोमिनेंट चीज़ें हुआ करती थी, सिटी, शहर आप कुछ भी कह सकते हैं। एक था आपका बॉम्बे, एक था आपका मद्रास, और एक हुआ करता था आपका क्या, बंगाल। तो क्या हुआ, बंगाल को टॉप पर बिठा दिया कि आप सुप्रीम हो, और आप इन बंगाल के नीचे 2 इनको बम्बई और मद्रास को यहाँ पर बिठा दिया गया। पहले तो क्या था, तीनों ही इक्वल थे, तीनों के पास अगर गवर्नर थे तो तीनों की पावर भी सेम हुआ करती थी। लेकिन अब गवर्नर जनरल बना दिया गया किसको, बंगाल का। तो बंगाल को सुप्रीम कर दिया गया, बाकी जो ये 2 थी इनको इसके नीचे कर दिया गया। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना था। तो ये है आपका कंपनी के शासन में सबसे पहला अधिनियम, जो कि है आपका 1773 का अधिनियम। होपफुली आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। पूरा जो रेगुलेटिंग एक्ट था जिससे भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, उन सभी को मैंने शॉर्ट में यहाँ पर आपको बताया। तो इतने ही पॉइंट्स को आपको याद रखना है इस एक्ट के लिए। अब अगला एक्ट आपका आता है किस चीज़ का, 1781 का
अमेंडिंग एक्ट, जिसको हम कहते हैं संशोधित अधिनियम। अब देखिए 1773 में आपने किसी कंपनी पर आकर क्या कर दिया, रेगुलेशंस, रूल्स ये सब लगा दिए। अब कंपनी भी तो कुछ सोचेगी ना कि हाँ हमें कुछ छूट मिले, हम इसको अमेंड करते हैं। तो इसीलिए बीच में आया फिर 1781 में क्या, एक संशोधित अधिनियम। अब इस अधिनियम में क्या कहा गया उसके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए इसमें जो गवर्नर जनरल था और जो उसकी काउंसिल थी, उनकी आधिकारिक क्षमता में किए गए कार्यों को कोई भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर चुनौती नहीं दे सकता था। मतलब ये आप कह सकते हो कि गवर्नर जनरल ने कुछ भी फैसला अगर ले लिया तो आप उस चीज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। जैसे कि आज क्या होता है कि अगर कोई छोटा कोर्ट आपके लिए कोई भी फैसला सुनाता है तो आपके पास एक अधिकार होता है कि आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपने केस को लड़ सकते हैं, या फिर कोई भी आपके राइट यहाँ पर हनन हो रहे हैं, कोई भी आपके जो कर्तव्य हैं, सॉरी जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर उनका कुछ भी हनन हो रहा है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। लेकिन उस समय पे ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ पर जो थे टॉप पर कौन हुआ करते थे, वहाँ पर टॉप पर हुआ करते थे गवर्नर जनरल, जो कि कौन थे, बंगाल के थे, जिनका नाम मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, इसके अलावा जो दीवानी मामलों और लगान वसूली से जो भी उत्पन्न होने वाली चीज़ें थी उनको भी आप उच्चतम न्यायालय पे नहीं ले जा सकते थे, मतलब उनको उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया था। उसके बाद अगर हम बात करें कि इसमें यह भी प्रावधान था कि उच्चतम न्यायालय जो था वो सिर्फ कलकत्ता तक ही सीमित था, मतलब कि जो कलकत्ता के निवासी थे उन पर ही सिर्फ जो सुप्रीम कोर्ट कहे वो लागू था। और इसमें यह भी चीज़ थी कि इसमें जो हिंदुओं थे वो हिंदू कानून के अनुसार अपना कार्य करेंगे, और यहाँ पर जो मुसलमान हैं वो जो उनका मुस्लिम कानून है उसके तहत उन पर जो भी है यहाँ पर मुकदमा चलाया जाएगा। तो ये एक और फैक्ट था इसमें जो आपको पता होना चाहिए, किसका, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 का। अब उसके अलावा देखिए इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद को प्रांतीय न्यायालयों और परिषदों के लिए नियम बनाने का अधिकार भी यहाँ पर दे दिया गया था। तो ये कुछ यहाँ पर मतलब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी हुए कि जिससे कि यहाँ पर संशोधित किया गया इस एक्ट को। अगला एक्ट फिर आपका आता है, सबसे इम्पॉर्टेंट एक्ट ये आएगा जिसका नाम है आपका पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। तो पिट्स इंडिया एक्ट तो आपको याद भी रखना है, लेकिन इसके अलावा इसका ईयर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ईयर भी आपको याद रखना है जो कि है 1784। अब अगर हम पिट्स इंडिया एक्ट की बात करें तो सबसे पहले इसमें क्या हुआ कि जो कंपनी के व्यापारिक यानी कि जो उसके कमर्शियल वर्ग थे और जो उसके राजनीतिक यानी कि जो उसके पॉलिटिकल फंक्शन थे कंपनी के, उन दोनों को यहाँ पर अलग अलग कर दिया गया। अब कोई भी चीज़ अगर दो चीज़ों में बट गई तो यहाँ पर जो कार्य था वो डुअल गवर्नमेंट में होने लगा, मतलब यहाँ पर जो है द्वैत शासन की जो है स्थापना यहाँ पर हो गई थी। तो देखिए द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना ये किसमें हुई थी, ये हुई थी पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 में। क्यों हुई थी, क्योंकि उस टाइम पे जो कमर्शियल चीज़ें थी, जो पॉलिटिकल चीज़ें थी, उन दोनों को अलग अलग कर दिया गया, दोनों अपना अलग काम अलग चीज़ें। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया कि यहाँ पर द्वैत शासन प्रणाली की जो है शुरुआत हो चुकी थी। अब देखिए राजनीतिक क्रियाकलाप जैसे मैंने आपको बताया उसके लिए क्या था कि भारत में नागरिक और सैन्य शासन या फिर ब्रिटिश संपत्ति के लगान संबंधी सभी क्रियाकलापों की निगरानी और निर्देशन के लिए एक नया नियंत्रण बोर्ड यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। और इसके अलावा जो कि व्यापारिक क्रियाकलाप थे उनके लिए ऑलरेडी यहाँ पर एग्जिस्ट था क्या, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जो कि सभी मामलों को ब्रिटिश सरकार के पास तक पहुंचाता था। तो बेसिकली दो चीज़ें हुई, दो अलग अलग हेड बने और दोनों का काम ही क्या था, ब्रिटिश सरकार को यहाँ की सभी सूचना को देना। फिर देखिए इसमें क्या हुआ कि भारत में कंपनी के क्षेत्र को पहली बार कहा गया कि भारत में ब्रिटिश की संपत्ति है, मतलब कि जहाँ जहाँ ब्रिटिशर्स ने अपने वेयर हाउसेज, अपनी फैक्ट्री, अपने जो भी कारखाने थे वो लगाए हुए थे, उन सभी को अब कहा जाने लगा कि ये भारत में ब्रिटिश की संपत्ति है। उसके बाद इस प्रकार जो है ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के मामले और उनके प्रशासन में सर्वोच्च नियंत्रण दे दिया गया था। तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। अब देखिए बीच में एक और छोटा सा एक्ट आता है जो कि आपका 1786 इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस एक्ट में ही एंट्री होती है किसकी, लॉर्ड कॉर्नवालिस की, जिसका नाम आपने कई बारी अलग अलग जगह सुना होगा। ठीक है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की एंट्री यहाँ पर होती है किसमें, 1786 के अधिनियम में। अब इसमें क्या हुआ कि इसमें इन्होंने बोला कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल है और कमांडर इन चीफ, इन्हें बना दिया गया और इन्होंने एक शक्ति मांगी। इन्होंने बोला कि आप कुछ ऐसा करो कि जो गवर्नर जनरल है उसके पास ज़्यादा पावर हो जाए और वो किसी भी परिषद के किसी भी निर्णय को यहाँ पर पलट सकता हो। ये यहाँ पर इसने एडिशनल एक मतलब एक आप कह सकते हो शक्ति यहाँ पर पेश की थी या फिर आप कह सकते हो मांगी थी। ठीक है, अब क्या हुआ,
अब 1793 की बात आती है, तो 1793 का जो चार्टर एक्ट था उसमें ये हुआ कि जो चीज़ें लॉर्ड कॉर्नवालिस ने मांगी थी कि भाई मैं गवर्नर जनरल हूँ तो आप मुझे ज़्यादा पावर दो, जो हमारी काउंसिल अगर वो कुछ भी कहती है मुझे वो पसंद नहीं आता, तो मुझे एटलीस्ट इतनी शक्तियाँ दो कि मैं उसके फैसले को पलट सकूं। तो अब ये जो चीज़ थी वो आगे के सभी गवर्नर जनरल के में ट्रांसफ़र कर दी गई। मतलब अब ये चीज़ें सभी गवर्नर जनरल को प्राप्त होंगी कि अगर वो चाहें तो किसी भी फैसले को पलट सकते थे जो कि उनके काउंसिल्स के द्वारा दिया जाता था। ठीक है। इसके अलावा गवर्नर जनरल ने को बम्बई और मद्रास की अधीनस्थ प्रेसिडेंसी की सरकारों पर अधिक शक्तियाँ और नियंत्रण यहाँ पर दे दिया गया था। मतलब अब यहाँ पर धीरे धीरे जो था गवर्नर जनरल जो था बंगाल का, वो यहाँ पर सुप्रीम हो रहे थे। फिर अगर हम और बात करें तो भारत में कंपनी के व्यापारिक एक अधिकार को 20 वर्षों तक बढ़ा दिया गया। मतलब 20 साल तक अब और यहाँ पर कंपनी कार्य कर सकती थी। और इसमें यह भी प्रावधान किया गया कि जो कमांडर इन चीफ को गवर्नर जनरल की परिषद का सदस्य तब तक न माना जाए जब तक वो सदस्य के रूप में यहाँ पर नियुक्त ना किया जाए। इसमें निर्धारित किया गया कि अब से जो नियंत्रण बोर्ड था यानी कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उसके सदस्य और उनके कर्मचारियों के वेतन का भुगतान ये भारतीय राजस्व के द्वारा ही किया जाएगा। फिर आता है आपका चार्टर एक्ट ऑफ 1813। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आपका चार्टर एक्ट है, तो इसको भी अब समझेंगे। तो देखिए अगर हम बात करें 1813 के चार्टर अधिनियम की, तो इस अधिनियम ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। मतलब यहाँ पर ये हुआ कि जो मोनोपोली हुआ करती थी किसकी, ईस्ट इंडिया कंपनी की, ये यहाँ पर धीरे धीरे खत्म हो रही थी। और अब सिर्फ क्या था कि सिर्फ वो लोग जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो चीन के साथ में व्यापार और साथ ही में चाय के व्यापार के साथ साथ इसके अलावा जितने भी वो व्यापार किया करती थी वहाँ से उनका जो एक अधिकार था, जो उनकी मोनोपोली थी, वो यहाँ पर समाप्त करती करती एक्सेप्ट दो चीज़ें, जो कि थी आपकी चीन के साथ में व्यापार और दूसरा था आपका चाय के व्यापार को। अब देखिए उसमें क्या हुआ। इसमें फिर भारत में जो कंपनी के क्षेत्रों के ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को दावा किया गया और इस अधिनियम ने भारत में स्थानीय शासन को व्यक्तियों पर कर लगाने और उन्हें भुगतान न करने वालों को दंडित करने का अधिकार भी यहाँ पर दिया गया था। और फिर से क्या हुआ, कंपनी को और अगले 20 सालों के लिए यहाँ पर बढ़ा दिया गया था। फिर देखिए और अगर हम बात करें तो इस अधिनियम ने उन व्यक्तियों को भारत जाने की अनुमति दे दी जो कि भारत में आकर ईसाई को यानी कि जो क्रिश्चियनिटी थी उसको फैलाना चाहते थे, अपनी विचारधारा को यहाँ पर वो देना चाहते थे लोगों को, उनको अभी भारत आने की अनुमति यहाँ पर दे दी गई थी। इसमें प्रावधान किया गया कि कंपनी भारतीयों की शिक्षा पर हर साल 1 लाख रुपए का निवेश करेगी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस एक्ट के तहत ये कहा गया, तो ये 1813 के चार्टर अधिनियम में ये बात कही गई थी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारत में शिक्षा के लिए हर साल 1 लाख रुपए का यहाँ पर निवेश करेगी। अब ये होता है 1813 का एक्ट खत्म। अब शुरुआत होती है किसकी, 1833 के चार्टर अधिनियम की। तो 1833 के चार्टर अधिनियम की अगर हम बात करें तो ये अधिनियम ब्रिटिश भारत में केंद्रीकरण की दिशा में एक अंतिम कदम था, क्योंकि प्रशासन के नए मॉडल के तहत में इसके पुनर्गठन ने इसे अखिल भारतीय स्वरूप प्रदान यहाँ पर किया गया था। इसके अलावा पहले जो देखो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो चीन के साथ व्यापार और साथ में चाय के व्यापार पर मोनोपोली थी, लेकिन इस एक्ट के द्वारा वो मोनोपोली भी इनसे छीन ली गई। यानी कि अब लोग जो है चीन के साथ भी व्यापार कर सकते हैं, चाय की पत्ती का भी वो व्यापार कर सकते हैं। मतलब अब छूट थी, कोई भी किसी के साथ में यहाँ पर अपने ट्रेड को लेकर व्यापार कर सकता था। ठीक है। अब और अगर हम जाने तो देखिए गवर्नर जनरल की सरकार को भारत सरकार कहा गया और परिषद को भारत परिषद यानी कि इंडियन काउंसिल कहा गया। और बंगाल के गवर्नर जनरल को अब कहा जाने लगा भारत का गवर्नर जनरल। और उन्हें और भी सभी नागरिक शक्तियाँ और सैन्य शक्तियाँ यहाँ पर प्रदान की गई थी। और अगर हम बात करें सबसे पहले गवर्नर जनरल तो ये बने थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है। इसके अलावा भारत के गवर्नर जनरल के पास में संपूर्ण ब्रिटिश भारत के संबंध में विधायी शक्तियाँ थी और इस प्रकार बम्बई मद्रास के गवर्नरों की विधायी शक्तियाँ भी समाप्त हो गई थी। तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। और अगर हम जानें तो देखिए अब इस अधिनियम के तहत बनाए गए कानूनों को अधिनियम यानी अगर हम बात करें एक्ट ये कहा जाता था, लेकिन इससे पहले जो चीज़ें थी उनको हम कहते थे क्या, रेगुलेशन। उसके बाद अगर हम बात करें गवर्नर जनरल की काउंसिल के पास में ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में किसी भी कानून को संशोधित करने, निरस्त करने या फिर बदलने का अधिकार था। तो ये भी आप इसमें ध्यान रखेंगे। इसके अलावा सभी भारतीय कानूनों को संहिताबद्ध करने के लिए भारतीय विधि आयोग जो कि 1834 में इसकी स्थापना की गई, इंपॉर्टेंट है। और इसके अध्यक्ष आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है
लॉर्ड मैकाले। तो इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। ये सब चीज़ें कब हो रही हैं? 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत। फिर आपका आता है 1853 का चार्टर अधिनियम। तो अगर हम बात करें 1853 के चार्टर अधिनियम की, तो देखिए यह अधिनियम वर्ष 1793 से लेकर 1853 ईस्वी के दौरान ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित अनेक चार्टर अधिनियम में अंतिम अधिनियम था। और इस अधिनियम में पहली बार जो है गवर्नर जनरल की काउंसिल की विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग कर दिया गया। और इसने पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत की थी। और इसमें सदस्य जो परिषद में 6 नए सदस्यों को शामिल किया करने का प्रावधान किया गया, जिन्हें विधान पार्षद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता था। और परिषद के सदस्यों की कुल संख्या ये हुआ करती थी 12। इसके अलावा निदेशक मंडल यानी कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, उसके सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई, जिसमें 6 लोगों को ब्रिटिश क्राउन द्वारा नामित किया जाना था। परिषद की विधायी शाखा मिनी संसद के रूप में कार्य करती थी, जिसमें ब्रिटिश संसद के समान प्रक्रियाओं को अपनाया यहाँ पर जाता था। इसके अलावा सिविल सेवकों के चयन और भर्ती के लिए एक खुली प्रतियोगिता यानी कि ओपन कंपटीशन यहाँ पर इसकी शुरुआत की गई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है किसके तहत में, ये हुआ था 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत में। इसके अलावा अगर हम बात करें कोविनेंट सिविल सर्विसेज यानी कि जो हाई प्रोफाइल वाली यहाँ पर सर्विसेज हुआ करती थी, वो भारतीयों के लिए खोल दी गई थी। और वर्ष 1854 में भारतीय सिविल सेवा के लिए मैकाले समिति की नियुक्ति यहाँ पर की गई थी। तो ये थे आपके सभी इंपॉर्टेंट एक्ट जो कि 1853 तक हमने डिस्कस किए हैं। स्टार्टिंग कहाँ से की थी? 1773 से लेकर 1853 तक यहाँ पर हमने कवर किए हैं। तो सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सभी जितनी भी चीज़ें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उन सभी को हमने डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो कि आपके बन सकते हैं रिलेटेड टू द टॉपिक ऑफ इंपॉर्टेंट एक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए आता है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना को प्रावधान किया गया? तो अगर हम बात करें कलकत्ता में जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना ये किस प्रावधान के द्वारा की गई थी? तो ये था आपका रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, दैट इज ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। अब ये तो मैंने आपको बताया कलकत्ता में था, स्थापना कब हुई, कौन सी एनिवर्सरी थी। अब आप मुझे बताओगे कि उसके जो पहले सीजी आए थे यानी कि चीफ जस्टिस थे, उनका नाम क्या था। अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के संबंध के स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन ये सही नहीं है? तो पहली स्टेटमेंट है आपकी कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई। तो अभी अभी हमने पढ़ा, ये बिल्कुल सही बात है। दूसरा है आपका कि जॉर्ज बुश सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो ये बिल्कुल गलत है कि जॉर्ज बुश जो है वो प्रथम मुख्य न्यायाधीश नहीं थे सुप्रीम कोर्ट के, उनका नाम कुछ और था, जो कि आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। तो इसका सिर्फ एक आंसर सही होगा यानी कि केवल एक। अगला है किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय सभी एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? तो ये था आपका 1813 का चार्टर अधिनियम, दैट इज ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका ब्रिटिश भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत सरकार अधिनियम के तहत ही कब समाप्त कर दिया गया? तो ये हुआ था 1858 में, यानी कि 1857 के रिवोल्ट के बाद में ये चीज़ हुई थी। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर का पदनाम बदलकर ये बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया? तो ये भी कब हुआ था? ये हुआ था आपका रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपको इसमें ध्यान रखना है कि इसी एक्ट के द्वारा ये हुआ था, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा इसका नाम बदल दिया गया था, बंगाल के गवर्नर से बन गए थे बंगाल के गवर्नर जनरल। फिर है बंगाल का पहला गवर्नर जनरल ये कौन था? तो पहले गवर्नर जनरल की अगर हम बात करें बंगाल का, तो इनका नाम था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। तो ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पर याद रखेंगे। अगले 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सर्वप्रथम किस शहर में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? तो ये हुई थी कलकत्ता में, ऑप्शन नंबर सी। फिर किस एक्ट के तहत ये प्रावधान किया गया कि कंपनी भारतीयों की शिक्षा में हर साल 1 लाख रुपए का निवेश करेगी? तो ये बात की गई थी किस प्रावधान के तहत? तो ये प्रावधान था कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चार्टर एक्ट ऑफ 1813। फिर किस एक्ट के तहत चीन के साथ में व्यापार और चाय के व्यापार चाय के व्यापार पर कंपनी का एक अधिकार समाप्त कर दिया गया? तो ये हुआ था आपका चार्टर एक्ट ऑफ 1833, ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पर याद रखेंगे।
फिर है भारत के पहले गवर्नर जनरल, ये कौन थे? तो पहले गवर्नर जनरल की अगर हम बात करें तो ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, दैट इज ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो ये था आपका कंप्लीट वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया है आपकी पॉलिटी का पहला टॉपिक, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट जितने भी एक्ट थे, जितने भी रेगुलेशंस थे, उन सभी को हमने डिस्कस किया है। देखिए टॉपिक थोड़ा सा ये बोरिंग लगता है बच्चों को, क्योंकि काफ़ी चीज़ें याद करने की होती है, कुछ इतना इंटरेस्ट भी नहीं आता, लेकिन आपको याद तो करनी पड़ेंगी क्योंकि एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए आपको पूरी वीडियो ध्यान से देखनी है। एक बार आप वापस से इसको बैक करके देखिएगा, फिर भी आपको अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उस पर्टिकुलर डाउट का भी आपको यहाँ पर क्लियर करेंगे। ठीक है, तो अपना फीडबैक ज़रूर दें कमेंट सेक्शन में। अब देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं किस चीज़ को, कि ब्रिटिश राज के शासन काल में कौन कौन से एक्ट, कौन कौन से अधिनियम यहाँ पर पास हुए हैं, ये हम डिस्कस करेंगे क्लास नंबर 2 में। ठीक है, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ में, पूरी चीज़ को कंप्लीट करना है और अपने पॉलिटी के डर को यहाँ पर दूर करना है। इसके अलावा ई बुक है हमारी, जिसको मैं ऑलरेडी आपको कई बार बता चुकी हूँ कि दोनों पीडीएफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक है आपकी करंट अफेयर की, जिसमें हमने जनवरी फरवरी दोनों माह का करंट अफेयर यहाँ पर कंपाइल किया हुआ है, और एक है आपकी पॉलिटी की पीडीएफ जिसमें मोर देन 5000 क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी के लिए इंक्लूडेड हैं। तो इन दोनों को आप परचेज कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसके अलावा हमारा मोबाइल एप्लीकेशन ऐप भी है, इसको भी आप इंस्टॉल कर सकते हो, क्योंकि इसमें क्या है आपको डेली करंट अफेयर के क्विजेस, ट्रेंडिंग टॉपिक के क्विजेस, ये सभी यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। तो दोनों को ही आपको ज़रूर चेक करना है, पीडीएफ को भी और साथ में हमारे मोबाइल एप्लीकेशन ऐप को भी। तो आज के इतना ही है, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, और मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच।